कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम की। एक लंबे संघर्ष के बाद अब उम्मीद जताई जा रही कि इस सीज फायर से पश्चिम एशिया में फिर से शांति कायम हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते से जो बातें निकल के सामने आ रही है, उससे यह कह सकते हैं कि दोनों पक्ष बंधकों की अदला बदली करेंगे। इजरायली सैनिक गाजा से धीरे धीरे पीछे हटेंगे। तबाह हो चुके गाजा को फिर से बसाया जाएगा। हालांकि इस समझौते पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। इन सारे मुद्दों को आसान तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट रहे दीपक बुरा और डॉक्टर खिंगराज जांगे, जो इजराइल और हमास को बात करें तो बहुत करीबी से नजर रखते हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी पढ़ाते भी है। दीपक सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर तो हो गया, पर सवाल उठता है कि जमीन पर कैसे उतरेगा। आभारी हूँ कि आपने ये शानदार मौका मुझे दिया। सर, आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है, बड़े ध्यान से देखता हूँ और आप खुद बेमिसाल हैं। द वे यू प्रेजेंट इश्यूज इज फैंटास्टिक। और फिर प्रोफेसर साहब यहाँ हमारे साथ हैं तो उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। हाँ, ये अलग बात है कि 20 साल में उस एरिया में रहा हूँ, मैंने वहां पर सर्विस की है। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा, पिज्जा खान ले इजराइल, इजराइल की जीत, ये मेरा दिल से मानना है। सर, इसमें मैं आपको बताता हूँ, 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ। मैंने खुद पार्टिसिपेट किया ऐसे पीस अग्रीमेंट्स में। सूडान, दक्षिण सूडान में मैंने देखा वो 10 मिनट नहीं चलती। 40 पीस अग्रीमेंट, मैं वहां 5 साल आपका राजदूत था। 40 पीस अग्रीमेंट सब टूट गई 10 मिनट के अंदर। मैंने इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा है वो 15 मिनट के लिए चली। मैंने जिम्बाब्वे में देखा है वो 5 मिनट के लिए चली, क्योंकि भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। अब ये क्यों कर रहे हैं? खिलाड़ी मेन कौन है इस समय? मेन खिलाड़ी है वो बुढ़ा जो बैठा हुआ है वॉशिंगटन में और 24 घंटे के लिए वहां का वो राष्ट्रपति है अमेरिका का। दूसरा खिलाड़ी है बिन्यामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है। और तीसरा एमीर ऑफ कतार जो बहुत पैसा वैसा लगा के कर रहा है। सर, हमास का कोई नाम नहीं है इसके अंदर। दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन दिस। अब चाहते क्या है सब लोग? इजराइल चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू कि मुझे एक और मौका मिले प्रधानमंत्री बनने का। मेरी आलोचना हुई है कि मैं बंधकों को, हॉस्टेजेस को वापस नहीं लाया, मुझे ये मौका मिलना चाहिए। एक बार ये हो जाए, और ये मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं क्योंकि मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता हूं। इसके बाद ये, मैं मजाक में मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन के बाद उससे बोलेगा कि अब मैं ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को ठोक रहा हूं। तेरे कहने पर मैंने हमास के साथ तो ये सीज फायर कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू हिट ईरान, और फिर तू मेरा समर्थन कर ना कर, मैं जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप उसका समर्थन करेगा। ईरान इस समय बहुत कमजोर है। सो नाउ द होल बैटलफील्ड विल शिफ्ट टू ईरान। अब ये हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू साइन कर रहे। जो बाइडेन क्यों? क्योंकि वो जाना चाहता है छोड़ के अपनी प्रेसिडेंसी को, ताकि उसको और बेंजामिन नेतन्याहू को मिलके नोबेल पीस प्राइज मिले और एमीर ऑफ कतार को उसमें शामिल किया जाए। ये चलने वाला नहीं है। फाइनली सर, अमेरिका का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है सर? उसका एलाई, उसका दोस्त, उसका जिगरी यार तो इजराइल है ना सर। वो इजराइल के बरखिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। जो बाइडेन भी बहुत कुछ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो बाइडेन क्या बोलता था इजराइल से? आप जाके ईरान की फैसिलिटीज को मारो पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत मारना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बेवकूफ, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तो मार रहा है, बाकी उसके स्कूल या हॉस्पिटल जाके मैं क्या करूंगा वहां पर? मुझे तो उसके परमाणु जो है ताकत, उसको तोड़ना। और उसने तोड़ा था, आपको पता है कि एयर डिफेंस खत्म कर दिए, जहां पे प्रोडक्शन होती थी चीजों की खत्म कर दी।
ईरान तो तैयार है, उसके राष्ट्रपति भी कहते हैं कि मैं तैयार हूं बात करने के लिए नई न्यूक्लियर डील के लिए, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो नहीं मानने वाले हैं। तो ये सिचुएशन इस समय मैं देख रहा हूं। एंड रिजल्ट पीस डील होगी, सीज फायर होगी, पीस नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, युद्ध विराम बट नो पीस। आप ये देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये मेरा तजुर्बा है। आई होप आई एम रॉन्ग बट आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम राइट। तो डॉक्टर जहांगीर, ये सब जो हुआ है आप इसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि नेतन्याहू खुद ही कह चुके हैं कि ये युद्ध विराम जो है अस्थायी है और उसके पास, इजराइल के पास लड़ने का अधिकार है। लिस्ट के नाम की बात कर रहे हैं कि जो बंधक की रिहाई करेंगे उसका नाम दीजिए तब हम मानेंगे। कई तरह के पेज सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं इजराइल की अंदरूनी राजनीति के बारे में ज्यादा मतलब एक तरह से कहिए तजुर्बे से कह सकता हूँ। इजराइल के अंदर दो बड़े जो मत हैं वो ये है कि इस समय जो डील हो रही है वो उन परिवारों के लिए बहुत मायने रखती है जो परिवार इतने वक्त से अपने परिवार वालों का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू की मुश्किल दो है, वो युद्ध को रोकना नहीं चाहते अंदरूनी अपनी राजनीति के लिए। जिस समय ये लड़ाई रुकती है उस समय उनके खिलाफ अक्टूबर 7 की जो कार्रवाई में कमियां रही उन पे बात होगी, इतनी जो लंबी लड़ाई चली उसका क्या हासिल रहा उस पे बात होगी। पर जो सबसे बड़ी अहम बात रही वो थी डोनाल्ड ट्रंप का उनके ऊपर दबाव डालना। देखिए, जो बाइडेन परसुएसिव डिप्लोमेसी के ज्यादा हामी है, वो थोड़े डेमोक्रेटिक आदमी हैं, वो ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उससे इतर आदमी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ था कि नहीं, मुझे ये चाहिए और मुझे ये 20 जनवरी के पहले चाहिए। तो पिछले सप्ताह जिस दिन मैं जेरूसलम में था, उस दिन शनिवार के दिन जो सबसे अहम मीटिंग होती है वो डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय के साथ होती है, नेतन्याहू की। और शनिवार के दिन प्राइम मिनिस्टर को दिन के आधे हिस्से में दफ्तर बुलाया जाता है जब वो आते नहीं है, शबात की वजह से वो लोग सरकारी काम नहीं करते हैं। तो ये बड़ा मतलब एक तरह से कहिए सुखद और निराशाजनक अनुभव रहा। कि सुखद इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से नेतन्याहू की सारी आनाकानी या युद्ध को रोकने की जितनी भी उनकी रिजर्वेशंस थी उनको खत्म कर दिया कि अब कोई बहस नहीं होगी, आप जो भी करना चाहें वो अब बातचीत युद्ध विराम के बाद होगी। और इजराइल के अंदर एक और विरोध चल रहा है, वो है उन परिवारों का और कुछ अतिवादी जो राष्ट्रवादी है, जो सेटलर्स हैं कि नहीं, गाजा में लड़ाई कभी नहीं रुक सकती, किसी शर्त पे नहीं रुक सकती। तो इजराइल अपने आप में एक बहुत पेचीदा स्थिति में है अंदरूनी तौर पे। उसकी ईरान के साथ क्या मंशा होगी, उसकी गाजा के साथ आने वाले दिनों में क्या मुश्किलें होंगी, ये तो एक मुद्दे हैं ही। पर मेरे जहन में जो चीज ज्यादा मतलब एक तरह से इजराइल की चिंताजनक लगती है वो अंदरूनी है। वो देश अंदरूनी तौर पे बहुत ही एक सिविल वॉर वाली कंडीशन में है। तो दीपक जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो क्या केवल एक दिखावे वाली बात है? कहा जा रहा है कि इजिप्ट भी इसमें शामिल है, मध्यस्थता कराने में कतर भी है, अमेरिका भी है, दुनिया भर के सारे देशों ने, भारत ने भी स्वागत किया है कि जो दोनों के बीच में युद्ध विराम जो हुआ है। सर, युद्ध विराम तो एक पहला स्टेप होता है ना, हमने भी कई युद्ध विराम किए, उसके बाद क्या होगा? मेन इशू इज द नेक्स्ट स्टेप। वो नेक्स्ट स्टेप मैं ही देख रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर इजराइल पे नहीं, इनॉग्रेशन से पहले हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा तो मैं आग लगा दूंगा मिडिल ईस्ट को, आई विल क्रिएट हेल इन द मिडिल ईस्ट। वो इजराइल को धमकी नहीं दे रहा है सर। डोनाल्ड ट्रंप, लाइक जो बाइडेन, लाइक एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो डिपेंड करते हैं जूइश वोट पर सर। वो ऐसी चीजें, ऐसी धमकी नहीं देगा। अपने डोमेस्टिक रीजंस के लिए जो नेतन्याहू, जो परिवार जिनके लोग मर गए, जिनके रिश्तेदार वहां मार दिए थे हमास में, दे डोंट वांट पीस। अगर शांति चाहिए सर, अभी तो युद्ध विराम है, शांति के लिए क्या चाहिए? वो अमीर जो कतार का था, वो उसका नाम हिजबुल क्या है, जो तायर वायर था, ये अल्थानी वहां पहुंच गया। कल तक तो ये आदमी जो सीरिया में इस समय जो शहंशाह है वो तो आतंकी था ना, आज तो डार्लिंग स्वीट हार्ट बन गया उनका, आज तो बहुत बड़ा डेमोक्रेट बन गया। और उसको क्या बोला कि जब तक इजराइल खाली नहीं करेगा गोलन हाइट्स को, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को, शांति नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है? गोलन हाइट्स को वो छोड़ेगा जहां से वो दमास्कस को देखता है? पागल है इजराइल? क्या वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को छोड़ेगा? क्या वो सेटलमेंट्स को हटाएगा? नहीं हटाएगा। जब तक ये 3 H, हिजबुल्लाह, हमास
और हूथी और साथ में ईरान ये स्वीकार नहीं करते कि इजराइल को जीने का अधिकार है। मैं तो रहा हूं उस एरिया में सर, उस देश में कई बार गया हूं। उसको जीने का अधिकार है। यहूदी भी इंसान है। जब तक ये नहीं मानते और ये जिहाद फिहाद को बाहर फेंक देते हैं कचड़े के दान में, तब तक वहां पर शांति नहीं आई। सीज फायर पॉसिबल, पीस नो। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो डॉक्टर जहांगीर, फिर हमास जो है क्यों मानने को तैयार हो गया? क्या वो कमजोर पड़ चुका है या अब उसकी मदद के लिए कोई दूसरे साथी नहीं है? पहले हिजबुल्लाह की बात करें, हुती की बात करें, या ईरान भी कमजोर पड़ चुका है, इस कारण हमास मानने को तैयार हो गया? देखिए, इसमें दीपक साहब की बात बहुत मायने रखती है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मिडिल ईस्ट में बहुत काम आई। हमास ये जाहिरन तौर पे है कि हिजबुल्लाह की एक तरह से कहिए पूरी हार के बाद, और हिजबुल्लाह का तो सीजफायर पिछले 1.5 महीने से इजराइल के साथ कायम है, उसमें कोई ज्यादा मुश्किलें आनी नहीं है। सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान का असर एकदम खत्म हो गया है। ईरान खुद अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की फिक्र में है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू क्या कर सकते हैं। तो ये सच है कि आज से 6 महीने पहले ये जो प्रपोजल है ये मई के महीने में ही रखा गया था। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये वही पुरानी डील है जो मई से जिसके ऊपर माथापच्ची चल रही थी। हमास के मानने की एक वजह जियो स्ट्रैटेजिक है कि ये सारे जो उनके साथी थे, जो उनके लड़ाई में साथ दे रहे थे, अब वो नहीं देने की स्थिति में है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बहुत काम आ रही है। और तीसरा, अगर आप पिछले महीने भर में ये देखें कि गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियन मूवमेंट में क्या हो रहा है, जो उनका एक ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है फतेह, जो वेस्ट बैंक को रूल करती है, महमूद अब्बास जिसके चेयरमैन है, वो पूरी तरह से इजराइल के साथ कोऑपरेट करके सिक्योरिटी रिस्टोर कर रहे हैं वेस्ट बैंक में। फतेह पूरा कोलैबोरेट कर रहा है इजराइल के साथ पिछले 2 महीने में एक जनीन रेफ्यूजी कैंप को मिलिटेंट से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए। इनफैक्ट फिलिस्तीन के कई लोग फतेह को बिका हुआ कह रहे हैं कि फतेह अब पूरा बिक गया है इजराइल के हाथों, और अब वो इजराइल के लिए फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ रहा है। फतेह की मुश्किल हमेशा से हमास के लड़ाकों के साथ यही थी। फतेह ने हथियार डाल दिए थे, यासिर अराफात ने बंदूक नीचे रख दी थी 1993 में, ये कह के कि मैं अब एक ऑलिव ब्रांच के जरिए इजराइल का वजूद कबूल करता हूं, मैं इजराइल के साथ 2 राज्यों की मांग के साथ रहना चाहता हूं, और मैं अब किसी सिपाही या सिविलियन को नहीं मारूंगा। तो जो फतेह की मॉडरेट सेकुलर पॉलिटिक्स थी, उसको हमास ने हमेशा एक तरह से चैलेंज किया। तो अब जब और इजराइल और अरब कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं, तो हमास का सबसे बड़ा डर यह है कि अब वो गाजा के लोगों की नजर में एक विलन की तौर पे नजर आएगा। तो ये हमास अब गाजा के गाजा में भुखमरी है, गाजा में लोगों के पास घर नहीं है, उन लोगों में अपनी बची हुई शय कैसे बचाई जाए। मेरे ख्याल से अब ये अंदरूनी लड़ाई है हमास की फतेह के साथ कि वो गाजा में जो रीबिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है वो कोलैबोरेट करें या ना करें। तो मेरे ख्याल से हमास अपनी अतिवादी राजनीति को अब आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो इन अहम वजहों से हमास के पास और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन दीपक जी, यह भी देखना होगा, अमेरिका के जो विदेश सचिव या विदेश मंत्री जो थे एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि जितने लड़ाके मारे गए हमास के, उतने फिर से भर्ती हो गए, मतलब उनका स्ट्रेंथ वैसा ही हो गया। और अभी तक यह भी स्थिति है कि इजराइल जो है, जो फिलिस्तीन की बात करें, उसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कह लीजिए या उसके भूभाग की बात कह लीजिए, उसका एरिया को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैं भरोसा नहीं करता टोनी ब्लिंकन पर सर। मैं तो जानता हूं, बहुत ध्यान से सुना, क्षमा कीजिएगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, सच्चाई का बयान कर रहा हूं। ये चीजें कहता है हमने एक आर्किटेक्चर वहां पे बना दिया है न्यू मिडिल ईस्ट का। अभी तू कौन होता है नया मिडिल ईस्ट बनाने वाला? वहां का चाचा है सबका क्या? सब मेन चीज ये है। और अभी आप प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, आप बात कर रहे थे मॉडरेट फैक्शन की। नहीं सर, मैंने देखी है पैलेस्टाइन की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मॉडरेट्स भी वहां पे हैं। ये कौन बताता है? मन के अंदर घुस के आप देखते हैं कि वो मॉडरेट है या वो एक्सट्रीमिस्ट है? नॉट एट ऑल। नो पैलेस्टीनियन सर, एक भी पैलेस्टीनियन इजराइल को जिंदा नहीं रहने देगा। जब तक वो हैं वो मरेंगे। और इजराइल के जीने का एक ही तरीका है,
ठोकते जाओ इनको जितना ठोक सकते हो। देयर इज नो अदर वे। ये पीस डील ये वो कुछ नहीं चलने वाला सर। यासिर अराफात का एक लेक्चर मैं सुनता था जब मैं पेरिस में पोस्टेड था। उसने कहा जब तक इजराइल है हम अरब्स मिलके लड़ेंगे, जब इजराइल चला गया उठ के ब्राजील चला गया हम एक दूसरे को मारेंगे। सर इट्स वेरी सिंपल। इजराइल का जीने का अधिकार है कि नहीं है? हम लोग सब मानते हैं है। भारत के बहुत अच्छे संबंध है उसके साथ। अगर आप ये बेसिक चेंज नहीं लाओ तो आप जितने मर्जी मॉडरेट, सेमी मॉडरेट, एक्सट्रीम मॉडरेट, सेमी एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम, जितने मर्जी कैटेगरीज बनाओ, शांति नहीं आने वाली। द ओनली थिंग इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, मैं आग लगा दूंगा मिडिल ईस्ट में, इजराइल में नहीं बाकी देशों में। अगर पैलेस्टीनियन से सर एक सवाल है, प्रोफेसर साहब जवाब देंगे, इतनी मोहब्बत है सारे अरब लोगों को, इजिप्ट के पास तो पूरा साइनाई पड़ा है, क्यों नहीं लेते? जॉर्डन ने लिया था ना उनको 67 वॉर के बाद। और फिर पैलेस्टीनियंस ने क्या कहा था सर? आपको याद होगा, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी 73 साल की है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। क्या कहा था जब पैलेस्टीनियंस को उसने अंदर आने दिया? जॉर्डन के शहंशाह ने, पैलेस्टीनियंस उसके पास जाके कहते हैं शहंशाह अब तू आउट, अब जॉर्डन हमारा देश है। फिर उसने ठोक के बाहर निकाला। नोबडी वांट्स द पैलेस्टीनियंस सर। ये हार्श रियलिटी है, इसे स्वीकार करिए। तो जहांगीर साहब, ये जो समझौता जो हुआ है जिसमें बंदूकों की अदला बदली की बात कही जा रही है, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि इजराइल पीछे हटेगा, गाजा से पीछे हटेगा, गाजा को फिर से बसाया जाएगा, पुनर्निर्माण होगा, तो ये सब बात कागजों पर है या कुछ जमीन पर उतरेगा? जो तबाही जो मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं जहांगीर साहब? मैं दीपक साहब की एक बात से इत्तेफाक मतलब नहीं रख पा रहा, वो कि फिलिस्तीन का जो फतेह वाला जो मुद्दा है वो मॉडरेट, देखिए मॉडरेट विचार के तौर पे आप सही कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के और अरब के आवाम में एंटी सेमिटिज्म, जूस को लेके, यहूदियों को लेके जो उनकी शंकाएं हैं, जो उनके प्रेजुडिसेस हैं, वो काफी हद तक जिम्मेदार हैं चीजों के मुश्किल में। पर मेरा एक बहुत ही सीमित पॉलिटिकल एनालिसिस रहा है ओस्लो पीस प्रोसेस का और फिलिस्तीनियन मॉडरेशन का, कि उन्होंने जब टू स्टेट सॉल्यूशन को माना था तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, कि अराफात को नोबेल पीस प्राइज दिया गया और कहा गया कि आप आपने बहुत कमाल की हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई और अब आप इसको कायम करिए, और वो नहीं कर पाए। आप सही कह रहे हैं, एक तरह से उन्होंने उस मौके को गवाया बाद में। खैर, अभी जो गाजा में स्थिति है उसमें इजराइल ने वाकई में ही वो कदम उठाए हैं जिन कदम को उठाने की बिल्कुल नेतन्याहू मतलब इनकार कर रहे थे। उन्होंने गाजा से पूरा विड्रॉ किया है 1 किलोमीटर के दायरे में, जो 1 किलोमीटर का दायरा उनका दक्षिणी इजराइल से लगता है, उसी में उनकी सेना रहेगी। एक फिलाडेल्फी करके और एक रफा क्रॉसिंग करके इजिप्ट के साथ उनकी बॉर्डर है। आज से 6 महीने पहले नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इजराइल कभी भी उस जगह को नहीं छोड़ेगा किसी भी सूरत में और किसी भी समझौते के लिए। वो भी मांग उन्होंने छोड़ दी। इजिप्ट अब उस पूरे इलाके को गवर्न करेगा। न केवल वो गवर्न करेगा, कल की इजिप्ट की एक खबर है कि इजिप्ट की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसीज गाजा को रीबिल्ड करेंगी। वो सड़कें बनाएंगी, वो अस्पताल बनाएंगी, वो स्कूल बनाएंगी, वो सीवेज पाइपलाइंस बनाएंगी। और ये प्रोजेक्ट अभी से शुरू होना है, मतलब आज के बाद से। तो मेरे ख्याल से इजराइल, मुझे लगता है कि ये समझदारी की बात है, क्योंकि इजराइल की जो मिलिट्रियलिज्म है, जो कहते हैं कि नहीं तलवार के जरिए ही आपको हमेशा रहना पड़ेगा, ये बात एम्बेसडर साहब सही कह रहे हैं कि इजराइल का इतिहास वही रहा है। पर इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है ना, कि आप कब तक रहेंगे। आपकी सारी ताकतें धरी रह जाती हैं जब अक्टूबर 7 जैसी घटना होती है। तो मेरे ख्याल से इजराइल की जो असल सिक्योरिटी, और एंथनी ब्लिंकन ने एक बात बिल्कुल बहुत सही कही, इजराइल तब तक सिक्योर नहीं होगा जब तक एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं कायम होता। वो अनार्म्ड हो सकता है, दीपक साहब शायद उससे ये बात सच है। एक अनार्म्ड बिना किसी मिलिट्री थ्रेट के पैलेस्टीनियन स्टेट की ऑटोनॉमी को कैसे, सॉवरेनिटी को कैसे रेस्टोर किया जा सकता है, वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डेलिब्रेशन के जरिए होगा। पर मुझे ये लगता है कि इजराइल की सिक्योरिटी एक समझौते और फिलिस्तीन के लोगों के वजूद को कबूल करने के साथ ही होगी। एक अहम बात और है, मान लीजिए जो दीपक साहब कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोग इजराइल को नकारते ही रहेंगे और अगली लड़ाई लड़ने की कोशिश में रहेंगे, पर उस समय
इजराइल के साथ पूरी दुनिया होगी कि देखिए नहीं, आपने इनका कब्जा छोड़ दिया, आपने इनके सेटलमेंट की बात खत्म कर दी, अब ये देश आपके साथ अति कर रहा है। अब इसके रॉकेट्स को रॉकेट्स ऑफ रेसिस्टेंस नहीं कहा जा सकता, जैसे हिंदुस्तान के बहुत लेफ्ट और बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटीज वाले लोग कहते रहे हैं कि अरे हमास के रॉकेट्स और रॉकेट्स ऑफ रेसिस्टेंस हैं, जो अपने आप में बहुत ही मतलब राजनीतिक तौर पे खतरनाक बात है। किसी भी हिंसा को जायज ठहराना, और अब तो मतलब हिंदुस्तान में तो कई वामपंथी जिन पत्रकार हैं उन्होंने तो ऐसी छापी है कि नहीं, औरतों के रेप हुए ही नहीं। ये बात सच है। पर दीपक साहब बताइए कि अगर इजराइल फिलिस्तीन के हक की बात को कायम रखता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इजराइल का समर्थन भी बहुत ज्यादा होगा और इजराइल की सिक्योरिटी की हिफाजत भी ज्यादा होगी। दिल को बहलाने की, सॉरी सर, ये ख्याल आप सही कह रहे हैं, ख्याल अच्छा है सर। कोई अरब देश नहीं स्वीकार करेगा सर, वो बहुत डीप है उनकी इक्विटी। मैं आपको एक अपनी तरफ से, सर मेरे मित्र हैं रोनन बर्गमैन, सर ये आप भी पढ़िएगा अगर आपको ये पुस्तक मिलती है, राइज एंड किल फर्स्ट। यानी इजराइल का डीएनए है, पहले मारो उठ के, नहीं तो वो तुमको मारेगा। राइज एंड किल फर्स्ट। अभी हाल ही में इन्होंने किताब ये छापी थी रोनन बर्गमैन की। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये जो पीस डील है, मैं 6 छोड़ूंगा या तू 6 छोड़, मैं 200 छोड़ूंगा, फिर एक हफ्ते के बाद मैं इतने छोड़ूंगा। अरे ये क्या मजाक बना रखा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो, मैं सारे छोड़ रहा हूँ, तू सारे छोड़। यानी भरोसा नहीं है आपस में सर, ये नहीं होने। कौन चला रहा है, किसके हाथ में है कमान? हमास की। इजिप्ट के पास तो नहीं है, वो तो पसंद नहीं करता, और वो इजिप्ट को पसंद नहीं करते। मेरा मानना है कि सर, सॉरी, मैं फ्रांस में जब पढ़ता था तो हमें किताब पढ़ते थे प्रोफेसर साहब, रिटन बाय सैटिरिस्ट जर्नल था, उसका नाम था लीक गैप, इसका मतलब भूंड, जो शहद की मक्खी का बड़ा डेंजरस फॉर्म होता है। तो उसमें उसने लिखा था, जॉन बैप्टिस्ट लकार ने एक चीज कही थी, ला प्लूस चेंज प्लूस से ला मैप, जितना बदलता है उतना वही रहता है। और ये है कि देयर इज इनवायलेबिलिटी, कुछ नहीं बदलेगा सर जब तक सोल्यूशन ये ना हो कि पैलेस्टीनियंस वहां से स्वीकार करें। पीढ़ी लगी। और एक फाइनल चीज सर, आपने हाजी पीर पास का नाम सुना है ना, जहां से ये आतंकी आते हैं पाकिस्तान से भारत के अंदर। 71 में भी टेक, हाँ, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन इजराइल मुझसे पूछा कि आप लोगों ने लौटा क्यों दिया था वो। क्या जवाब दूं उनको सर? दे हैव अंडरस्टूड कि हमसे क्या गलती हो गई थी उस टाइम। अगर हम रख लेते तो वो रास्ता बंद हो जाता आतंकियों के आने का। सो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट किसी तरह से भी खतरा हो टू द जूइश स्टेट। फाइनली वो कहते हैं, अरे हम तो यूरोप से भाग के यहाँ आए थे, यहाँ मरने थोड़ा आए थे, यूरोप में मारे जा रहे थे इसलिए भाग के यहाँ आए। क्या जवाब दोगे आप? तो मतलब दोनों में से जंग साहब कोई शांति नहीं चाहता है, कोई अस्थायी समाधान तो नहीं बढ़ रहा है कोई भी सर? कोई नहीं सर, दिस इज ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन। ये है। पर देखिए, इजराइल शांति नहीं चाहता, पर इजराइल सिक्योरिटी चाहता है। इजराइल एक नॉर्मल देश की तरह रहना चाहता है। सवाल ये है, आप कैसे अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं? देखिए, हर देश की एक ही गर्ज होती है कि उसके बाशिंदे फ्री, पूरे विश्व में मंजूर हों, आप पाए, अच्छा कर पाए, जहां जाना चाहे जा सकें, उस देश का कहीं बहिष्कार ना हो, उस देश के साथ एक नॉर्मलाइज्ड डिप्लोमेटिक लाइफ पूरी दुनिया जी सके। लेकिन जंग साहब, इजराइल पर हमेशा आरोप लगते रहे, पहले भी जब जब एग्रीमेंट हुआ है इजराइल पर तोड़ने का आरोप लगता रहा कि वो कहता है कि भाई जब हमला करने को प्लानिंग होगा, एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले हम आपको खत्म कर देंगे। ये थोड़ी ये पेचीदगी वाली बात है इजराइल की कि वो जो एक फर्स्ट स्ट्राइक या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पे जो हमेशा रहते हैं, मतलब वो राइज एंड किल फर्स्ट वाला जो एक सिंड्रोम है, वो यहूदियों का हॉलोकॉस्ट के वक्त में पूरी दुनिया से अपने आप को बेघर होके रह पाने का जो दुख है उससे भी जुड़ा है। वो सोशल एक ट्रॉमा है सोसाइटी का। पर जो इजराइल की फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी का जब ये मंत्र है तो उस मंत्र से हासिल बहुत कम होता है। आप ये देखिए, आप लड़ तो लेंगे, पर लड़ेंगे कब तक, कितने साल लड़ेंगे? एंथनी ब्लिंकन और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन से बड़े ज़ायनिस्ट और कोई नहीं है, जिन्होंने बड़ा फेमसली कहा था कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना जरूरी नहीं है। और जो बाइडेन ने हमेशा ये बात कही कि इजराइल का असली सुख, इजराइल की असली सुरक्षा इस बात में है
कि ऑक्यूपेशन खत्म हो और दो राज्य वाली बात को किसी तरह कायम किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, इजराइल का फिर तलवार के जरिए रहना मतलब बड़ा मुश्किल, और इजराइल के अंदर चीजें बड़ी ठीक नहीं है। इजराइल एक देश अपने आप में बड़ा टूटा हुआ देश है भीतरी तौर पे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अरे इजराइल का हर बंदा आर्मी में सर्व करता है, बड़ी नेशनल यूनिटी है। आप किसी दिन नहीं है। एक दिन का उनका राजनीतिक देखिए। अभी पिछले एक साल में इजराइल के ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत ने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारे जो सेटलर्स हैं वो टेररिस्ट हैं। आपका खुद का डिफेंस मिनिस्टर, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बहस चली थी कि हिंदू आतंकवाद हो सकता है क्या, इजराइल के अंदर इजराइल के राइट विंग डिफेंस मिनिस्टर ने, योआव गलांत लिकुद पार्टी के नेतन्याहू के खास रहे हैं, उन्होंने सिक्योरिटी, तीनों सिक्योरिटी चीफ ने साफ कहा कि जो हमारे सेटलर्स की राजनीति है, जो उनका एक वायलेंस को लेके फ्रीक्वेंट एडॉप्शन है, वो टेररिज्म है। इस देश की नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री की सैंक्टिटी के बिना नहीं रह सकती। तो जो राइट विंग है वो अगर आपके देश को ही नहीं मानता और मिलिट्री को नहीं मानता तो फिर आप कायम कैसे रहेंगे? तो मेरे ख्याल से ये जो पेच है ना कि अरबों से लड़ना पड़ेगा, ये पेच अब उतना काम आने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल की अब अंदरूनी मुश्किलें ज्यादा हैं अरबों के साथ बहुत हद तक। इजिप्ट ने और जॉर्डन ने एकदम पूरे साल भर इजराइल का साथ दिया। आप ये मानिए कि जब ईरान ने 2 बार हमला किया तो यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के लिए हाथ दिया ईरान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक जो अलायंस हो रहे हैं उसके मद्देनजर इजराइल अब अपने मतलब तलवार को नीचे रखे तो ज्यादा भलाई है। मतलब एक अंतिम सवाल ये था कि हालांकि अगर की बात है, पश्चिम एशिया में ये जंग खत्म हो जाता है, जिसने अपनी चपेट में वाकई में कई देशों को ले लिया, यमन को ले लिया, सीरिया को लिया, लेबनान को लिया, जहां हालांकि एग्रीमेंट तो हो गया है लेकिन जमीन पर वहां भी नहीं उतरा है। क्योंकि वो जो एग्रीमेंट की अगर बात करते हो तो इजरायली सेना जो है लेबनान से अभी तक हटी नहीं है, जमीन पर मौजूद है और जमीनी हमले भी हो रहे हैं। अगर ये खत्म होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो भारत पर इसका क्या असर देखते हैं? जीरो, नो असर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी क्या असर पड़ा है सर? दोनों में जंग हो रहा है, हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेज दी है पैलेस्टाइन को। इजराइल के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, खासतौर डिफेंस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। जहां पर मैं हूं इस समय, झारखंड चाईबासा, वहां पे एक इजरायली यूनिट है, ये ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर कर रहे हैं। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग सर, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहने की ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छा, हाँ शांति आएगी तो बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में शांति रहेगी, बहुत अच्छा, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का हम पर कोई असर नहीं करेगा। एंड इन कंक्लूजन प्रोफेसर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्षमा चाहते हुए, जो आपने जिक्र किया था यासिर अराफात ने जो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया था, उस समय जब यासिर अराफात की जिन लोगों ने मुखालफत की, उनसे पूछा तू क्या कर रहा है, तो उसने नाम लिया था सर, माफ करेंगे, हुवैदा का, जहां पर प्रॉफिट रसूल वसल्लम ने साइन किया था अग्रीमेंट कुरैश ट्राइब के साथ, आपको याद है सर? और यासिर अराफात ने अपने नजदीकी लोगों से ये कहा था, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ऑनरिंग दिस अग्रीमेंट सर। अब इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कह सकता हूँ सर? तो मतलब पीस एग्रीमेंट से भी शांति कम से कम नहीं फिलहाल जो होने वाली है, जो मंत्रा नहीं सर, नहीं सर, नहीं होगी। हो जाए तो मैं सबसे ज्यादा भांगड़ा करूंगा सर। आप भी एग्रीमेंट से कुछ शांति होगी कि बस? देखिए, शांति मिडिल ईस्ट में ऐसे ही होती है, शांति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे ही होती है। जब 1978 में इजिप्ट और इजराइल की पीस डील हुई थी तो अनवर सद्दात ऑटोक्रेटिक थे, कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर नहीं थे, और इजिप्ट और इजराइल की पीस को उसमें कोल्ड पीस कहा गया था कि ये तो नेगेटिव पीस है, इसमें तो सिर्फ लोगों की कोई रजामंदी नहीं है, लोग, इजिप्ट के लोग नहीं चाहते कि इजराइल के साथ समझौता हो। पर देखिए, इजिप्ट और आज इजराइल के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही ऑटोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक आदमी रहे अमेरिका की अंदरूनी राजनीति के लिए, पर जो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए हुआ है वो मिडिल ईस्ट में कई सालों तक कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। उसका फायदा सीधा भारत को हुआ है। भारत का जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पूरा इस बात पे टिका है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की लड़ाई खत्म हो। इजराइल एक जिम्मेदारी से इस बड़ी योजना में अपनी भागीदारी निभाए। तो मेरे ख्याल से भारत के अहित बहुत हो रहे हैं,
इजराइल एक मित्र के तौर पे इस बात को मतलब ज्यादा जिम्मेदारी से देखे कि जो I2U2 जो यूएई और अमेरिका और इजराइल और इंडिया का जो 4 देशों का एक आपसी समझौता है वो अपना काम कर पाए, और जो सबसे अहम मेरे ख्याल से भारत का जो इनिशिएटिव है इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कॉरिडोर तो अब मतलब उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। जबकि मतलब आप सोचिए आज से 1.5 साल पहले जब वो अनाउंस हुआ था तो कितनी हिस्टोरिक एक तरह से शुरुआत होनी थी। तो मेरे ख्याल से इजराइल लड़के अपनी ज्यादा चीजें ठीक नहीं कर पाएगा, मेरा अभी भी मानना ही है। मैं मतलब थोड़ा गांधीवादी कहिए, मैं ये मानता हूं कि शांति और समझौते में जो बात है वो लड़ाई में कतई नहीं है। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल हमास के मुद्दे से इतनी खूबसूरती से, इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू।